बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में बात करते हैं जी, एक ऑर्गेनाइजेशन को आज डिस्कस करते हैं और वो है जी हिजबुल्लाह की। कि हिजबुल्लाह जो है वो क्या है। आपने देखा कि जो इज़राइल और फ़लस्तीन की जो वॉर या इज़राइल और हमास की जो वॉर लगी हुई है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा नाम लिया जा रहा है हिजबुल्लाह का, कि हमास को जो सपोर्ट कर रहा है वो दूसरा जो मिलिटेंट ग्रुप है वो हिजबुल्लाह का है, जो लेबनान से जो है वो ऑपरेट कर रहा है। तो हमास के बारे में तो हमने जान लिया कि हमास जो है वो गज़ा की स्ट्रिप को कंट्रोल करता है ये ऑर्गेनाइजेशन, और ये इस टाइम पे इजराइल के साथ वॉर में एंगेज है। तो दूसरी साइड पे जो हिजबुल्लाह है ये क्या है और ये कैसे ऑपरेट कर रही है ये ऑर्गेनाइजेशन, और इसका जो है वो बैकग्राउंड क्या है, तो इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। इसको समझ के आपको ये समझने में हेल्प मिलेगी कि एक्चुअली में जो मिडिल ईस्ट के अंदर जो हालात बने हुए हैं उनको भी आपको समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। किस तरह से प्रॉक्सीज वॉर जो है वो हो रही है, या ईरान किस तरह से इस वॉर के अंदर शामिल है। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको आंसर मिलेगा वो ये मिलेगा। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये पिक्चर है, इस पिक्चर के अंदर ये देखिए कि ये पूरा जो है वो एक इनका बना हुआ है, एक निशान बना हुआ है इनकी पार्टी का स्लोगन है। एक मिलिटेंट पार्टी है और एक मजहबी पार्टी है। ठीक है, तो ये दोनों ही जो है इसके रूप हैं, और साथ में पार्लियामेंट्री भी है, यानी कि पॉलिटिक्स भी करती है और इसका बहुत बड़ा असर है। दूसरी साइड पर यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे हसन नसरुल्लाह साहब का फोटो उठाए हुए आपको ये खवातीन यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। ये हसन नसरुल्लाह सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो हैं इस टाइम पे हिजबुल्लाह के। तो काफ़ी ज़्यादा इनका इन्फ्लुएंस है और इनको डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि क्या है। अब सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन लें तो देखें, अगर हम इसकी बात करते हैं इसकी फाउंडेशन की कि भाई इसका फाउंडर कौन है और कब ये बनाई गई, तो सैयद अब्बास अल मुसावी जो है इन्होंने इसकी बुनियाद रखी, और इसकी बुनियाद 1985 के अंदर रखी गई। सम टाइम इसको 1982 भी जो है वो कहा जाता है। तो 1985 के अंदर रखी, यानी कि 38 साल पहले जो है वो हिजबुल्लाह की बुनियाद रखी गई। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है जी, इसका हेडक्वार्टर बैरूत के अंदर है। बैरूत लेबनान जो है उसका कैपिटल है। ठीक है, मिडिल ईस्ट के अंदर, तो बैरूत के अंदर इसका जो है वो कैपिटल है, हेडक्वार्टर है। और इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो हैं जी सैयद हुसैन नसरुल्लाह, यानी नसरुल्लाह जो हैं, हसन नसरुल्लाह जिनको कहा जाता है, ये हसन नसरुल्लाह जो है वो इस टाइम पे इसके सेक्रेटरी जनरल हैं और इसको ऑपरेट कर रहे हैं। इनकी आइडियोलॉजी क्या है, यानी हिजबुल्लाह की आइडियोलॉजी क्या है इनकी, एक तो शिया आइडियोलॉजी है, ये शिया मुस्लिम है। ठीक है, इनकी सपोर्ट भी शिया मुस्लिम है। शिया जिहाद इनकी आइडियोलॉजी है। पैन इस्लामाइजेशन इनकी आइडियोलॉजी है, यानी मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लाना। पैन अरब भी आप कह सकते हैं कि अरबों को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लाना। और एंटी इजराइल इनकी जो है वो आइडियोलॉजी है। अब ये जो आइडियोलॉजी है एंटी इजराइल, एक्चुअली में ये वही आइडियोलॉजी है जो हमास की आइडियोलॉजी भी है। ठीक है, अब हमास जो है वो सुन्नी मूवमेंट है या सुन्नी मिलिटेंट विंग है, तो यहाँ पे ये शिया है। तो आइडियोलॉजी दोनों की सेम हो, क्या है जी, एंटी इजराइल की आइडियोलॉजी, कि भाई इजराइल के नाम का यहाँ मुल्क नहीं होना चाहिए। तो इसी वजह से ये इस टाइम पे जो है वॉर में लगे हुए, और ये हमेशा से इनकी भी हमास की तरह जो है वो क्लैशेस लगे रहते हैं। अब अगर हिजबुल्लाह की बात करते हैं तो हिजबुल्लाह की जो सबसे बड़ी पावर है, और उसका नाम क्यों बार बार आ रहा है, क्योंकि देखिए इस वॉर के अंदर इस टाइम पे ईरान इन्वॉल्व है। ठीक है, तो हिजबुल्लाह जो है वो आप कह सकते हैं कि दूसरा नाम है ईरान का। ईरान बैक्ड शिया नेम ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक पॉलिटिकल ग्रुप है, और इसके साथ साथ ये एक रिलीजियस ग्रुप है, यानी कि एक मजहबी ग्रुप भी है। कि सियासी तौर पे तो है ही है, इस टाइम पे भी इनकी 15 सीट्स जो हैं वो पार्लियामेंट के अंदर, लिबनान की पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तान के अंदर आप ये कह सकते हैं जैसे JUIF हो गई, ये दूसरी पार्टीज हो गई, जिस तरह से, यानी सुन्नी पार्टीज है लेकिन इस तरह से एक पॉलिटिकल पार्टी है। ठीक है, ये साथ में जो है वो पॉलिटिकल पार्टी और साथ में एक मिलिटेंट विंग भी है इनका पूरे का पूरा जो है। और आप इससे अंदाजा लगा लें कि इसके जो फाइटर्स की तादाद है वो कितनी है, 1 लाख के करीब जो है वो इनके फाइटर्स की तादाद है। तो सीधी सी अगर बात आप कहें तो जो हिजबुल्लाह है उसकी फौज की तादाद 1 लाख है। तो 1 लाख की फौज यहां पे है, और 30,000 जो है आप कह सकते हैं हमास की फौज है, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी। तो तकरीबन इस टाइम पे 1,30,000 की फौज के साथ मुकाबला हो रहा है इजराइल का, दोनों साइडों से, नॉर्थर्न बॉर्डर से भी और साउथर्न बॉर्डर से भी इजराइल का जो है इस टाइम पे मुकाबला हो रहा है। अब हिजबुल्लाह जो है ये इसका जो सबसे बड़ा टारगेट है या जो सबसे बड़ा इशू है वो इजराइल है। कि इसको जैसे ईरान को सबसे बड़ा मसला है इजराइल से, तो अल्टीमेटली हिजबुल्लाह, जैसे मैंने कहा कि सिक्के का अगर दूसरा रुख देखेंगे तो एक साइड पे आपको ईरान देखने को मिलेगा और सिक्के की दूसरी साइड पे आपको हिजबुल्लाह देखने को मिलेगा। ईरान अपने रीजनल टेरिटरी के अंदर देखने को मिलेगा, लेकिन लिबनान के अंदर या मिडिल ईस्ट के अंदर अगर आपको ईरान देखना होगा तो आप हिजबुल्लाह को देखेंगे, और हिजबुल्लाह जो है काफी पावरफुल भी है यहाँ पे। तो इसलिए जो है ये, और इसकी काफ़ी ज़्यादा जो है इमदाद भी की जाती है। ये $100 of millions जो है वो ईरान से सालाना जो है वो लेता है, क्योंकि ये उसी का ग्रुप माना जाता है, लेकिन ऑफिशियल नहीं है, अल्टीमेटली अनऑफिशियल है। ऑफिशियली हो नहीं सकता वरना तो ईरान खुद ही लड़े। तो इसलिए ये अनऑफिशियल ग्रुप है, और ईरान की तरफ से इसे लाखों डॉलर्स जो है वो इमदाद के तौर पर दिए जाते हैं सालाना।
और इसको जो लेबनान है, लेबनान के अंदर काफी पावरफुल ग्रुप समझा जाता है, उनके सेक्टेरियन ग्रुप के अंदर, ठीक है, और उनके पॉलिटिकल ब्लॉक के अंदर उनकी बहुत ज्यादा पावर है, और ये जिस टाइम पे भी चाहते हैं स्ट्राइक्स करें या जो भी करें, ये पूरा इनको जो है वो एक काफी ज्यादा हेल्प हासिल होती है। और साथ में क्योंकि मिलिट्री विंग भी है तो अल्टीमेटली इनको कुछ कह भी नहीं सकता। तो ये शिया पॉपुलेशन जितनी भी है लेबनान के अंदर, वो सारी पॉपुलेशन जो है वो इनकी बहुत बड़ी सपोर्टर है और बहुत ज्यादा जो है वो इन्हें चाहती है। तो उन्हीं में से इनकी वोट बैंक और पावर जो है निकल के आती है। यहाँ इस मैप के अंदर आप देखिए तो आपको थोड़ा सा रीजनल पॉलिटिक्स को समझने में आसानी होगी और थोड़ा सा मजीद जो है हिजबुल्लाह आपको आसानी समझ आएगी। देखिए यहाँ पे ये है ईरान, ठीक है, ये पूरे का पूरा मैप है, मिडिल ईस्ट का मैप। यहाँ पे है, ये है सऊदी अरब, ठीक है, यहाँ पे है इराक, यहाँ पे है शाम, और यहाँ पे इस जगह पे जो है वो ईरान है। ईरान के बाद आप देखें तो यहाँ पे क्या आ रहा है जी, इराक आ रहा है। ईरान जो है वो शिया जो है मेजॉरिटी मुल्क हम जानते हैं, और दूसरे नंबर पे मिडिल ईस्ट में जो सबसे ज्यादा शिया हैं वो इराक के अंदर हैं, ठीक है। मेजॉरिटी इराक के अंदर किसकी है, शिया की है, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो सुन्नी कंट्रोल है। यहाँ पे उसके साथ ही बॉर्डर है शाम का, शाम में जो है वो हुकूमत शिया कंट्रोल है, ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो सुन्नी की है। इसलिए यहाँ पे हिजबुल्लाह का यहाँ पे भी इन्फ्लुएंस है और ईरान का भी इन्फ्लुएंस है। इसी तरह से फिर इसके साथ यहाँ बॉर्डर है लेबनान का, यहाँ पे देखिए ये लेबनान का बॉर्डर है, ठीक है, यहाँ पे साइड पे जॉर्डन का बॉर्डर है। ये दोनों बॉर्डर इसराइल के साथ, ये जो आपको येलो कलर का दिखाई दे रहा है ये है इजराइल, तो इजराइल के साथ टच हो रहे हैं। यानी नॉर्थ की साइड से अगर आप बात करें तो लेबनान जो है वो इजराइल के साथ लग रहा है, और इस साइड से अगर साउथ की साइड से बात करें तो यहाँ पे आपको जो है वो जॉर्डन देखने को मिलेगा, और साथ में जो गजा की स्ट्रिप है यहाँ पे इस टाइम पे जहाँ पे वॉर लगी हुई है। तो इस टाइम पे लेबनान जो है वो डायरेक्टली इस वॉर के अंदर आप ये कह सकते हैं इन्वॉल्व है, या आप ये कह सकते हैं कि ये जो आर्म ग्रुप है हिजबुल्लाह का, ये डायरेक्टली यहाँ पे इस रीजन के ऊपर अटैक कर रहा है, ये जो नॉर्दर्न रीजन है इजराइल का। और ये हमेशा से यहाँ पे क्लैशेस चलते रहे हैं। पहले लेबनान का ये काफी एरिया जो है वो कंट्रोल में रहा, तकरीबन 20 से 25 साल इजराइल के कंट्रोल में ही रहा, तो इसलिए इनकी भी जंगें जो है वो लगी रहती हैं। अब यहाँ पे ये सारे का सारा ब्लॉक अगर देखें, यहाँ से ये शिया आइडियोलॉजी यहाँ पे इराक के अंदर भी सपोर्ट हो रही है, उसके साथ साथ ये शिया आइडियोलॉजी शाम के अंदर भी उसकी गवर्नमेंट को भी सपोर्ट हो रही है। और आपको पता है बशार अल असद साहब ने भी जो है 2011 से जो है एक वॉर लड़ी है, और उसमें अभी इन्हें कामयाबी मिली है, तो उसमें भी ईरान जो है इन्हें बैक कर रहा था। और साथ साथ यहाँ पे लेबनान के अंदर जो शिया कम्युनिटी है वो क्योंकि हिजबुल्लाह को सपोर्ट करती है, तो अल्टीमेटली हिजबुल्लाह भी जो है यहाँ पे इनडायरेक्टली जो है वो ईरान ही ऑपरेट कर रहा है, आप ये कह सकते हैं। तो ये रीजन जो है ईरान यहाँ पे मौजूद नहीं है मिडिल ईस्ट के अंदर डायरेक्टली, लेकिन फिर भी यहाँ पे ईरान का इन्फ्लुएंस मौजूद है और ईरान का यहाँ पे बहुत शदीद असर है इस रीजन के अंदर। तो इसका मतलब इस टाइम पे जो वॉर हो रही है नॉर्थर्न बॉर्डर के ऊपर, तो आप ये कह सकते हैं कि वो वॉर इस टाइम पे ईरान लड़ रहा है, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली नहीं भी कह रहे तो इनडायरेक्टली ईरान इस टाइम पे यहां पे लड़ रहा है। एक तो हिजबुल्लाह लड़ रहा है, दूसरा जो है वो इसकी बैक कौन कर रहा है जी, ईरान कर रहा है, और साथ में इस टाइम पे यहां पे गजा स्ट्रिप के अंदर हमास है और हमास यहां पे लड़ रहा है। तो इस तरह से ये वॉर इस टाइम पे लगी हुई है। अभी इस वॉर से पहले भी यहां पे जो प्रॉक्सीज वॉर थी ये सारे पिछले 40 साल से चली आ रही हैं। हिजबुल्लाह तो 38 साल हो गया बनी हुई है, तो 38 साल से जो हिजबुल्लाह के ऑपरेशंस हैं, चाहे वो सीरिया के अंदर हो, शाम के अंदर हो, ठीक है। अब शाम के अंदर आपने देखा कि इस टाइम पे पूरी नेटो फोर्स यहां पे मौजूद थी 1 साल पहले तक, ठीक है। तो नेटो फोर्स यहां पे मौजूद किस लिए थी, क्योंकि वो बशार अल असद की गवर्नमेंट को गिराना चाहती थी, समझ रहे हैं बात को, क्योंकि उसको सपोर्ट है ईरान की। तो ईरान के साथ आपको पता है अमेरिका का टाकरा है, तो अल्टीमेटली उसको गिराना चाह रही थी। तो इसलिए यहां पे जो है हिजबुल्लाह के थ्रू ईरान ऑपरेट कर रहा था, और ईरान ने यहां पे जो है बहुत शदीद शिकस्त दी है, आप ये कह सकते हैं अमेरिका को शाम के अंदर, ठीक है। अमेरिका को यहां पे शिकस्त मिली है और जो बशार अल असद की गवर्नमेंट है वो बच गई है। इसमें साथ में आपने देखा कि रशिया भी इन्वॉल्व था, ठीक है, रशिया भी सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि रशिया ईरान को भी सपोर्ट करता है और रशिया यहां पे बशार अल असद की गवर्नमेंट को भी सपोर्ट कर रहा था। और एक्चुअली में ये बहुत ही जबरदस्त किस्म की प्रॉक्सी वॉर थी। आप यकीन मानिए कि शायद कि ये कहना बहुत मुश्किल है कि यहां पे बगैर हिजबुल्लाह की सपोर्ट के सीरियन गवर्नमेंट जो है ये शाम की हुकूमत बच सकती थी, ऐसा पॉसिबल नहीं था। और अगर ये गवर्नमेंट गिर जाती तो उसके बाद फिर ये मिडिल ईस्ट पूरे का पूरा इस टाइम पे इसके जो हालात थे वो मजीद जो है तबाही की तरफ जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसका क्रेडिट जो है वो सारे का सारा ईरान को जाता, आप ये कह सकते हैं। और ईरान को जो सामने जो ब्लॉक था वो कौन था जी, वो हिजबुल्लाह का था। तो अल्टीमेटली हिजबुल्लाह काफी पावरफुल है। तो ये मैप के हिसाब से आप इसको समझ लें। आगे बढ़ते हैं। हाउ डिड हिजबुल्लाह ओरिजिनेट, हिजबुल्लाह जो है वो कहां से ओरिजिनेट कर रही है और किस तरह से इसने जो है काम स्टार्ट किया। तो हिजबुल्लाह के बारे में क्या कहा जाता है जी, हिजबुल्लाह जो है ये जो 15 ईयर सिविल वॉर जो रही है, ठीक है, उससे पहले भी अगर हम जाएं थोड़ा सा, इससे पहले अगर हम जाते हैं तो 1943 के अंदर, जिस टाइम पे आपने देखा कि जब यहां पे सबसे पहले, अगर बार बार मैं डिस्कस कर चुका हूं इसको, कि जब 1923 के अंदर जो है खिलाफत उस्मानिया ओटोमान एम्पायर जो है जब यहां पे खत्म हुई, तो इस पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट को जो है तकसीम कर लिया गया था फ्रांस के बीच में और यूके के बीच में, क्योंकि वो
वो अब्बू जी थे पूरे वर्ल्ड वॉर सेकंड के, तो अल्टीमेटली उन्होंने इसको तकसीम किया। तो यहां पे जो ये एरिया था लेबनान का, ये फ्रांस के पास आया, ठीक है। और जो दूसरा एरिया था जो इजराइल फलस्तीन का था, वो किसके पास आया? यूके। तो यूके जो है वहां पे इजराइल बना के चला गया 1948 में। तो 1943 में जो पॉलिटिकल एग्रीमेंट्स हुए यहां पे, क्योंकि वो जा रहे थे आहिस्ता आहिस्ता, चीजों की सेटलमेंट हो रही थी, तो ऐसे में जो है पॉलिटिकल पावर डिवाइड की गई 3 ग्रुप्स के बीच में, क्योंकि यहां पे अल्टीमेटली फ्रांस का असर था, तो यहां पे ईसाइयत भी काफी ज्यादा थी, ठीक है। और साथ में क्योंकि ईसाई इजराइल के अंदर भी मौजूद थे, जो उस टाइम का फलस्तीन था, तो फलस्तीन के अंदर काफी ज्यादा मौजूद थे, उनकी होली प्लेसेस में से है। तो ऐसे में जो रिलीजियस डिस्ट्रीब्यूशन की गई उसमें सुन्नी मुस्लिम भी मौजूद थे लेबनान के अंदर, जो पहले नंबर पे दूसरा ग्रुप था सबसे बड़ा, दूसरे नंबर पे शिया ग्रुप था, लेकिन फिर भी यहां पे दूसरे नंबर पे क्रिश्चियन मेजॉरिटी उस टाइम पे ज्यादा थी, लेकिन उसको जो है वहां पे पावर दी गई, ठीक है। और जो सुन्नी जो मुस्लिम थे उनको पॉलिटिकली कैसे तकसीम किया गया कि उनको वज़ीर आज़म उनका दे दिया गया कि भाई जो लेबनान है उसके अंदर जो वज़ीर आज़म होगा वो सुन्नी होगा, जो प्रेसिडेंट होगा वो क्रिश्चियन होगा, ईसाई होगा, ठीक है, और जो शिया होगा उनको स्पीकर की सीट दे दी गई। तो इसका मतलब यह है कि इस तरह से जो टॉप की 3 बड़ी पोजीशंस थी, वो टॉप की 3 बड़ी पोजीशंस 3 कम्युनिटीज के अंदर जो है वो तकसीम कर दी गई लेबनान के अंदर। 1943 की बात हो रही है, ठीक है। यानी सदर जो है वो क्रिश्चियन हो गया, ईसाई, वज़ीर आज़म जो है वो सुन्नी हो गया जिनकी मेजॉरिटी थी, और जो शिया है वो स्पीकर हो गया। तो इस तरह से ये जो शिया पावर है लेबनान के अंदर, ये उस टाइम पे पावर के अंदर आई 1943 के अंदर, और आहिस्ता आहिस्ता इनका इन्फ्लुएंस बढ़ा, और फिर उस टाइम पे इनका इन्फ्लुएंस जो है टॉप पे पहुंचा जब 1979 के अंदर ईरान के अंदर रेवोल्यूशन आया, इस्लामिक रेवोल्यूशन, आपको पता है वहां पे एक पूरा मॉडल चेंज हुआ। तो फिर उसके बाद से यहां पे जो है ये सारे का सारा प्रोसेस शुरू हुआ लेबनान के अंदर। उससे पहले इस तरह का नहीं था, सिर्फ शिया कम्युनिटी थी, लेकिन ये जो मिलिटेंट विंग था ये उससे पहले नहीं था। तो अब ये जो हिजबुल्लाह है, ये इस 15 साल की जो वॉर है जो 1975 में स्टार्ट हुई, ठीक है, और तकरीबन ये 1980 तक चली, 1995 तक चली। तो ये जो वॉर है, इस वॉर के दौरान काफी ज्यादा हालात खराब रहे। तो ऐसे में अब क्योंकि ईरान के अंदर भी रेवोल्यूशन आ चुका था और ईरान ये चाह रहा था कि अपने आप को एक्सपेंड करे, तो उसने यहाँ पे जो शिया कम्युनिटी है उसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया, और इस तरह से ये पॉलिटिकल विंग जो है या मिलिटेंट विंग जो है ये सामने आया। पहले पॉलिटिकल पार्टी थी अल्टीमेटली, क्योंकि पहले आपको पता है सियासत में थी, उसके बाद जो है साथ में उन्होंने क्या किया जी, मिलिटेंट विंग भी बना लिया ईरान की सपोर्ट के साथ जब ईरान के अंदर रेवोल्यूशन आया। तो इस तरह से ये हिजबुल्लाह जो है इसकी एवोल्यूशन है। फिर आहिस्ता आहिस्ता लेबनान के अंदर जो है वो सुन्नी आबादी बढ़ती गई, और जो ईसाइयत थी वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई। एक तो इसलिए भी कि ईसाई यहाँ से माइग्रेट कर गए, दूसरा यहाँ पे जो ईसाई थे मुसलमान भी हो गए, और तीसरा जो सुन्नी पॉपुलेशन थी वो क्योंकि इजराइल के साथ वॉर की वजह से फलस्तीन के हालात तो खराब थे फलस्तीनियों के, तो वो फलस्तीनी यहाँ पे जो है सारे आके कैंपों के अंदर बसे और लेबनान के अंदर रहना शुरू हो गए, क्योंकि इनका नॉर्दर्न बॉर्डर आपको पता है लेबनान के साथ है। तो अल्टीमेटली फर्स्ट चॉइस यही थी, और दूसरे नंबर पर मिस्र, और उसके साथ साथ जो है वो उर्दन। तो ये 3 ममालिक में सबसे ज्यादा बसे, तो इसलिए यहाँ पे फिर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आबादी बढ़ती चली गई। और उस टाइम पे जो है इजराइल ने यहाँ पे अटैक भी किया, और 1978 के अंदर इजराइल ने जो है वो साउथर्न लेबनान जो है यानी जो बॉर्डर का टच हो रहा था वहां पे कब्जा भी कर लिया, और फिर 1982 के अंदर दोबारा से किया। तो एक वॉर भी यहाँ पे लगी रही, और ये जो वॉर थी 1978 की और 1982 की, यही बेस बनी कि यहाँ पे शिया कम्युनिटी जो है उसको मोबिलाइज किया गया, और यहाँ पे हिजबुल्लाह जो है उसको सामने लेके आया गया, और हिजबुल्लाह की सारी सपोर्ट ईरान से हो रही थी। तो अल्टीमेटली यहाँ पे फिर ये काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गई, और फिर एक पॉलिटिकल विंग के तौर पर जो है वो सामने आ गई, और मिलिटेंट के तौर पे 1985 के अंदर इसका वजूद जो है वो सामने आया। मजीद अगर बात करते हैं कि व्हाट इज हिजबुल्लाह, मजीद इसको हम जानने की अगर कोशिश करते हैं तो हिजबुल्लाह जो है वो शिया मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी है, और इसके साथ साथ पॉलिटिकल पार्टी होने के साथ साथ इसका मिलिटेंट ग्रुप भी है, मिलिटेंट विंग भी है। पूरा 1 लाख आप डिस्कस कर चुके हैं कि 1 लाख की आबादी है, और लेबनान से जो है ये ऑपरेट कर रहा है, और ईरान की सपोर्ट की वजह से ही जो है ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो सका, क्योंकि ईरान की जो है वो बहुत ज्यादा सपोर्ट यहाँ पे शिया कम्युनिटी को रही है, और साथ में शाम के अंदर भी रही है। तो ईरान और शाम का बहुत ही जो है वो स्ट्रॉन्ग रोल रहा यहाँ पे जो हिजबुल्लाह है उसको बनाने में, उसको ट्रांसफॉर्म करने में। तो आज का जो हिजबुल्लाह आज हम देख रहे हैं कि भाई ये किस तरह से इजराइल का मुकाबला कर रहा है, और किस तरह से इजराइल के साथ इसकी फाइट हो रही है। उसके पीछे जो है वो ईरान शामिल है, और उसके बाद ईरान की जो हेल्प शामिल थी सीरिया के साथ, तो सीरिया शामिल है। तो ये 2 गवर्नमेंट्स जो है इस टाइम पे हिजबुल्लाह को फुल टाइम सपोर्ट कर रही हैं, और हिजबुल्लाह आज जो है यहां तक पहुंचा कि इनकी मिलिट्री फोर्स यहां तक पहुंची है, और इस लेवल पे जो है ये आई है। यहां तक कि इनकी आपको पता है हिजबुल्लाह की जो फौज की ट्रेनिंग है वो भी ईरान करता है, इनको फंडिंग ईरान देता है, इनका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है ईरान का है। इवन यहां तक कि जब 2011 की ये जो अनरेस्ट स्टार्ट हुई शाम के अंदर, ठीक है, 2011 में एक सिविल वॉर स्टार्ट हो गई शाम के अंदर, तो उस टाइम पे जो ईरान का जो गार्ड है, जो यानी कि ईरान की जो फौज का नाम है
वो डायरेक्टली भी जो है वो यहां पे आके लड़ते रहे हैं, ट्रेनिंग तो देते ही हैं लेकिन डायरेक्टली भी आके लड़ते रहे हैं इनके यूनिफॉर्म के अंदर, समझ गए। यानी कि इसका मतलब ये है कि ईरान के ऊपर इल्जाम लगाया जाता था कि ईरान की फौज ही जो है वो शाम के अंदर आके लड़ रही है हिजबुल्लाह के यूनिफॉर्म्स के अंदर, और प्रॉपर फौज जो है वो आके यहां पे लड़ रही थी, ठीक है। तो इसका मतलब आप समझ लें कि इतना ज्यादा जो है वो इनका असर है, और ये उन्हीं का ही विंग है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर तालिबान जो है उनको कहा जाता है कि भाई आईएसआई ने बनाया, और आईएसआई वहां पे जाके जो है स्वेत अफगान वॉर के अंदर लड़ती रही है तालिबान के साथ मिलके, और उन्हीं के यूनिफॉर्म्स के अंदर लड़ती रही है, उन्हीं के हमारे फौजी वहां पे लड़ते रहे। ये एक इल्जाम खैर लगाया जाता है, आपको पता है, सारी दुनिया को जानते हैं। तो बिल्कुल यहां पे भी यही है कि हिजबुल्लाह के पीछे भी ईरान ही है, और वो खुद ही लड़ता रहा, उनकी स्पाई एजेंसी सारी। अगर मेजर इवेंट्स की बात करते हैं हिजबुल्लाह की, कि हिजबुल्लाह के जो है वो मेजर इवेंट्स कौन कौन से रहे हैं जहां पे इसने काफी ज्यादा जो है वो शोहरत भी हासिल की, तो सबसे पहले तो 1943 के अंदर ही जो है, क्योंकि हिजबुल्लाह तो खैर नहीं बनी थी लेकिन उस टाइम पे जो है ये शिया ग्रुप जो है यहां पे बन गया था, और इसको पावर मिल गई थी एक गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के अंदर, तो उस वजह से इनकी पावर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली गई। फिर 1971 के अंदर जो है पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है PLO जिसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो PLO थी एक्चुअली में इसने ही एक बुनियाद रखी थी उस टाइम पे जो 1967 की वॉर थी, 1967 जो अरब इजराइल वॉर थी, तो उसके बाद से यहां पे इसने जो है अपने आप को रिलोकेट किया जॉर्डन से लिबनान, ठीक है। जब ये उर्दन से लिबनान आई तो यहां पे फिर इनकी सपोर्ट जो है वो इस एरिया के अंदर दोनों की मिलके यहां पे शामिल हो गई, क्योंकि दोनों का मकसद एक ही था अल्टीमेटली फलस्तीन की आजादी, तो इस वजह से फिर यहां पे इनको बैक मिली। फिर 1983 के अंदर जो है यहां पे बैरूत के अंदर एम्बेसी में धमाके हुए जिसमें 63 लोगों को जो है वो मारा गया, और इसका जो इल्जाम है, और इसके साथ साथ जो फ्रेंच ट्रूप्स थे उनके भी 305 लोग यहां पे मारे गए। तो जो कोर्ट ने, यूएस का कोर्ट है, उसने जब इन्वेस्टिगेट किया तो उसने कहा कि भाई हिजबुल्लाह इसके पीछे है। तो ये वो फर्स्ट मेजर इवेंट था, ठीक है, 1983 का, कि जिसमें हिजबुल्लाह जो है वो सामने खुल के आई, क्योंकि अब ईरान में भी रेवोल्यूशन आ चुका था, फुल सपोर्ट भी हासिल थी। तो ऐसे में जो है फ्रेंच सोल्जर्स को मारा, यूएस के लोगों को बॉम्बिंग की उनके ऊपर, तो यहां से इसने जो है वो अपना नाम बनाना शुरू कर दिया इन एक्टिविटीज के अंदर। फिर 1997 के अंदर जो है वो हिजबुल्लाह को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे दिया गया, क्योंकि इसका मतलब 1983 से लेकर 1997 तक इनकी एक्टिविटीज काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, और काफी ज्यादा जो है वो फॉरेनर्स के ऊपर अटैक भी हो चुके थे, तो इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स ने जो है इसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे दिया। फिर 2005 के अंदर जो है लेबनीज प्राइम मिनिस्टर, जो कि इनकी रफीर हरीरी साहब जो थे, जिनके साथ इनकी नहीं बनती थी, तो उनको कत्ल कर दिया गया, और उनके कत्ल का इल्जाम जो है वो भी किसके ऊपर आया, वो भी हिजबुल्लाह के ऊपर आया, और हिजबुल्लाह ने खुशी खुशी इसको एक्सेप्ट भी किया कि भाई कोई मसला नहीं है, क्योंकि जाहिर बात है इतना बड़ा अगर असैसिनेशन की है तो उससे उनकी पावर और बड़ी है, कम नहीं हुई, ठीक है। फिर 2011 के अंदर जो है वो सीरिया के अंदर जो सिविल वॉर हुई, उस सिविल वॉर के अंदर सीरिया में सबसे जो एक्टिव ग्रुप रहा वो हिजबुल्लाह ही रहा। हिजबुल्लाह के जो 1000 ऑफ फाइटर्स हैं, जैसे मैंने कहा कि ईरान के साथ मिलकर यहां पे बशार अल असद रेजिम को बचाने की कोशिश करते रहे, जिसमें वो कामयाब हो गए हैं, आपने देखा। तो 2000 उसके बाद 2013 के अंदर जो है वो EU जो है उसने भी हिजबुल्लाह को, जो यूरोपीय यूनियन जो है उसने भी हिजबुल्लाह को क्या किया जी, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे दिया। फिर 2018 में भी जो है वो बहुत सी सुरंगें जो है वो निकाली इस्राएली फोर्सेस ने, बहुत ही ज्यादा, जो कि लेबनान से पूरे इजराइल के अंदर गई हुई थी। तो वो इल्जाम लगा था कि भाई ये सारे के सारे जो सुरंगें हैं ये किसने बनाई हैं, हिजबुल्लाह ने बनाई है, जो यहाँ पे अपने खुफिया ऑपरेशंस के लिए बना रही थी। तो ये वो इवेंट्स हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे हिजबुल्लाह के लिए। ईरान एंड हिजबुल्लाह की बात करते हैं, जैसे कहा कि ईरान एंड हिजबुल्लाह एक ही है, आप ये कह सकते हैं एक ही नाम है, एक ही सिक्के के दो रुख हैं। तो ये जो शिया इन्फ्लुएंस है हिजबुल्लाह के ऊपर, क्योंकि दोनों शिया हैं तो जाहिर बात है ईरान है, तो ईरान के अंदर भी थियोरोक्रेटिक गवर्नमेंट है, यानी एक मजहबी हुकूमत है, ठीक है। तो मजहबी हुकूमत है तो ये भी मजहबी विंग ही है जो यहाँ पे ऑपरेट होता है। और 1979 के बाद से जब यहाँ पे इमाम खुमैनी आए जब ईरान के अंदर, तो उसके बाद से जो है वो इनका इन्फ्लुएंस यहाँ पे फैलना शुरू हुआ, और इस तरह से हिजबुल्लाह को यहाँ पे सपोर्ट मिली। जब इस ईरान की जो फौज है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड, जो जिसकी बुनियाद रखी गई थी 1979 के अंदर, ठीक है, तो ये IRGC जिसको कहा जाता है, ये कॉप्स, तो यही जो है इन्होंने ट्रेनिंग भी की और यही जो है वो लड़ते भी रहे हैं। और हिजबुल्लाह के नाम का मतलब क्या है जी, द पार्टी ऑफ गॉड, ठीक है, अल्लाह की पार्टी, और इसलिए कहा जाता है कि भाई इनको कामयाबी मिलेगी, तो ये इनका एक मजहबी स्लोगन है। तो इसलिए लिबनान के अंदर भी जो है वो इनकी प्रॉक्सी वॉर लगी रहती है, क्योंकि ईरान के अंदर भी, अब देखिए ईरान क्या चाहेगा, ईरान खुद शिया स्टेट है, तो अल्टीमेटली वो शिया ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करता है कि भाई अगर लिबनान के अंदर भी जो है शिया गवर्नमेंट आती है तो बहुत अच्छी बात है, इसीलिए हरीरी को जो है असैसिनेट करवाया गया, ये भी एक इल्जाम है। इसी तरह से आप देखिए अगर शाम के अंदर मौजूद है शिया गवर्नमेंट तो ईरान को सपोर्ट है, ईरान को फायदा उसका, क्योंकि उसका असर बढ़ा हुआ है। तो इसी तरह से अगर लिबनान के अंदर भी शिया गवर्नमेंट होगी हिजबुल्लाह के साथ मिलकर, तो अल्टीमेटली ये भी ईरान को इसका फायदा होगा और मिडिल ईस्ट के अंदर इसका एक असर होगा। आइडियोलॉजिकल अलायंस की अगर बात करते हैं हिजबुल्लाह की और हमास की, तो वो आइडियोलॉजिकल अलायंस क्या है जी, सेम है कि दोनों ही जो है वो एंटी इजराइल हैं।
दोनों इसी बेस के ऊपर जो है इनका वजूद आया कि भाई हमने इजराइल का वजूद खत्म करना है। और इस टाइम पे आप देख लें कि दोनों ही जो है गजा की साइड से हमास और नॉर्दर्न साइड से जो है वो इस टाइम पे हिजबुल्लाह जो है वो ऑपरेट कर रही है और इजराइल को टफ टाइम दिया जा रहा है। बाकी आप देख लें कि उस तरह से ऑपरेट नहीं हो रहा है। मुस्लिम वर्ल्ड अगर बात करें ऑफिशियली जो है कोई भी इस्लामिक कंट्री इस टाइम पे सामने नहीं आया इनकी हेल्प करने को, और यही ऑर्गेनाइजेशंस यहां पे इस टाइम पे चल रही हैं और बाकी वहां पे जुल्म के पहाड़ जो है वो गिराए जा रहे हैं। तो जो हिजबुल्लाह का ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव क्या है जी कि यहाँ पे जो, क्योंकि जब बनी थी तो उस टाइम पे वेस्टर्न कॉलोनीज थी, जाहिर बात है फ्रांस के हाथ में था, तो उनके साथ एक दुश्मनी भी थी, एक नफरत भी थी कि यार ये इनके अंडर हम क्यों हैं। तो उनके अगेंस्ट में ये स्टार्ट किया था, यानी वेस्टर्न कॉलोनीज के अगेंस्ट में स्टार्ट किया था और उन्हीं वेस्टर्न कॉलोनीज ने मिडिल ईस्ट को तबाह किया। और यहाँ पे जो है वेस्टर्न कॉलोनीज की वजह से ही जब ओटोमन एम्पायर टूटी तो अल्टीमेटली यहाँ पे फिर क्या हुआ, इजराइल का बुनियाद रखी गई। तो इजराइल इस टाइम पे जो है पूरा मिडिल ईस्ट देखिए मुसलमान है, ठीक है, जितने मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं ये सारे के सारे जो है वो इस्लामिक कंट्रीज हैं। लेकिन अगर इसमें कोई नॉन इस्लामिक कंट्री है जिसको कहा जाता है कि भाई दिल में जो है वो एक दाग है, तो वो क्या है, वो दिल में दाग ये इजराइल ही है कि जिसको यहां पे जो है वेस्टर्न कॉलोनीज ने यहां पे इसकी बुनियाद रखी और इसकी वजह से पूरे का पूरा मिडिल ईस्ट जो है वो इस टाइम पे खून खराबे में है। और पिछले 40-50 साल से ये ऐसा ही हो रहा है यहां पे, क्योंकि यहां पे इजराइल मौजूद है, इसने पूरे मिडिल ईस्ट को बर्बाद किया हुआ है। तो इसलिए ये इसके अगेंस्ट में जो है वो एक वॉर थी। तो जब जब जो है वो इजराइल की वॉर हुई है, चाहे लेबनान के साथ या किसी और के साथ, तो उस टाइम में सबसे आगे जो ग्रुप रहा वो कौन रहा जी, हिजबुल्लाह ही रहा। जैसे 2006 की एग्जांपल दी जाती है कि 2006 में जो है वो 1100 लेबनीज बढ़े जब ये वॉर इजराइल के साथ लगी, तो उसमें जो सबसे आगे था वो हिजबुल्लाह का ग्रुप ही था और हिजबुल्लाह के साथ उस टाइम पे हमास जो है वो हेल्प कर रही थी। तो अब जैसे हमास जो है उसकी हेल्प की जा रही है हिजबुल्लाह की तरफ से कि 7 अक्टूबर को जो है आपने देखा कि ये वॉर स्टार्ट हुई और 8 को ही जो है 8 अक्टूबर को ही हिजबुल्लाह ने अनाउंस कर दिया कि भाई वो इनके साथ हैं, क्योंकि ऑफिशियली अभी उस तरह से अनाउंसमेंट नहीं हुई लेकिन ये उनके साथ वॉर में वहां पे शामिल है और इस टाइम पे जो है ये दोनों ग्रुप्स लड़ रहे हैं। तो एट द एंड कंक्लूड करते हैं जी, हिजबुल्लाह जो है वो क्या है, शिया मेजॉरिटी एरिया के अंदर लेबनान के अंदर ऑपरेट करती है, ठीक है, और ये जो है ईरान की सपोर्ट के साथ यहां पे सारा के सारा काम कर रही है। यानी कि हिजबुल्लाह की जितनी भी ट्रेनिंग है, उसके वेपन्स हैं, उसकी फंडिंग है, ये सारी ईरान से आती है। और ये ग्रुप इन्वॉल्व है किसके अंदर, टेरर के अंदर अगेंस्ट इजराइल के अंदर, कि इजराइल में या ज्यूइश जो टारगेट्स है बाहर भी होते हैं। इवन आपने देखा कि बल्गारिया के अंदर भी इन्होंने जो है टारगेट्स किया, वहां पे भी काफी इनको जो है वो नाम मिला कि यार ये बाहर के मालिक में भी जाके जो है जहां पे भी ज्यूज इन्हें मिलते हैं वहां पे इनको टारगेट करते हैं, टॉप लेवल के, आम नहीं टॉप लेवल के जो ज्यूज हैं, ठीक है। तो ये ग्रुप इसके साथ साथ सिर्फ ऐसा नहीं है कि मिलिट्री या पॉलिटिकल विंग है, ये एक सोशल नेटवर्क भी चलाते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपको यहां पे पाकिस्तान में अगर मैं कहूं तो जमात उद दावा का आपने नाम सुना होगा, ठीक है। जमात अब तो खैर इसकी एक्टिविटीज बहुत खत्म हो चुकी हैं तकरीबन, लेकिन ये कश्मीर जिहाद के लिए जो है इसको ISI इस्तेमाल कर रही थी और ये सबको पता है। खैर अगर मैं ये बात कह रहा हूं तो ठीक है, तो कश्मीर जिहाद के जमात दावा अब यहां पे अहले हदीस सेक्ट जो है उसके सपोर्ट से था। तो हाफिज सईद साहब जो है आपको पता है उनका सर की कीमत भी इंडिया ने लगाई हुई है, तो उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है पाकिस्तान के अंदर। तो कश्मीर जिहाद क्योंकि पाकिस्तान डायरेक्टली तो नहीं कर सकता पाकिस्तान आर्मी, तो इसलिए फिर ऐसे ग्रुप्स बनाए जाते हैं जिनको सपोर्ट किया जाए, जिनको फंडिंग की जाए, जिसकी ट्रेनिंग की जाए। तो वो सारे का सारा कश्मीर के अंदर जितना जिहाद रहा वो सारे का सारा जमात उद दावा जो है उसे कंट्रोल करती थी वहां पे। और उन्होंने एक पूरे का पूरा कॉज, कश्मीर कॉज को जिंदा रखा हुआ था कि भाई ये इशू है। इशू तभी होता है ना जब यहां पे प्रॉब्लम्स हो। अगर वहां पे पीस होगा, लेट्स सपोज कश्मीर में या फलस्तीन के अंदर पीस हो जाए जैसे अब होने जा रहा था, तो इसका मतलब इशू नहीं है। इशू तब होता है जब पीस ना हो। अब जब फलस्तीन के अंदर ये जंग लगी हुई है तो पूरी दुनिया देख रही है कि भाई वहां पे इशू है, कॉन्फ्लिक्ट है, तो कॉन्फ्लिक्ट होगा तो तभी दुनिया देखेगी। अदरवाइज पीस होगा तो फिर तो जैसे रह रहे हो वैसे ही रहते रहो। तो अब पीस होने जा रहा था, इसीलिए हमास ने अटैक कर दिया कि भाई दुनिया ये ना समझे कि ये इशू खत्म हो गया जबकि हमारी जमीन पे कब्जा कर बैठे हैं। इसीलिए उन्होंने जो है वो इशू क्रिएट किया, वॉर की, और इस टाइम पे जो है वो अपनी जाने भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल वैसे ही जो है वो ऑपरेट हो रहे हैं। तो इनके सोशल नेटवर्क भी हैं, जैसे जमात उद दावा भी, एम्बुलेंस सर्विस और बाकी सब कुछ हॉस्पिटल्स वगैरह, तो इनके भी जो है वो लेबनान के अंदर ये पूरा सिस्टम है और इनको सपोर्ट किया जा रहा है लेबनीज सिटीजन्स की तरफ से, ठीक है। और 1000 ऑफ फाइटर्स जो है उनको ज्वाइन भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ इस टाइम पे ईरान से, ठीक है, इस वॉर की मैं बता रहा हूं आपको, ईरान से, शाम से और इराक से जो है बहुत से फाइटर्स ने आके जो है वो हिजबुल्लाह को इस टाइम पे ज्वाइन किया है, हमास को ज्वाइन किया है। और इस टाइम पे ये वॉर एक होली वॉर आप ये कह सकते हैं मिडिल ईस्ट की, कि मिडिल ईस्ट के जो मजहबी लोग हैं अल्टीमेटली वो तो सपोर्ट कर रहे हैं वॉर को, जो स्टेट्स हैं वो अभी फिलहाल शामिल नहीं है अमेरिका के खौफ की वजह से, तो इसलिए ये शामिल हैं कहीं ना कहीं। और अब इनको आहिस्ता आहिस्ता जो है लोग मजीद ज्वाइन करते जा रहे हैं, जिससे एक मैसेज ये जा रहा है कि शायद ये वॉर जो है अब ये जल्दी जल्दी खत्म होने वाली वॉर नहीं है, बल्कि ये तूल पकड़ेगी और काफी आगे जाएगी। और इसी चीज को देख के अब अमेरिका को भी जो उसके पेट में भी दर्द होना शुरू हो गया कि भाई अब जो है सीज फायर किया जाना चाहिए, क्योंकि शायद वो समझ रहे थे कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन अब ये काफी जो है मल्टीपल साइड से इजराइल के ऊपर अटैक स्टार्ट हो गए हैं। तो अब देखते हैं कि कितना जो है सस्टेन करते हैं। तो ये हिजबुल्लाह जो है उसकी हिस्ट्री है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।